द सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। इसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक जी इंग्लैंड की नेवी सेना में एक सैन्य अफसर रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इंग्लैंड के सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शब्दों को घुमा फिरा करके अपने इस कविता में पिरोया है। तो यहाँ पे रूपर्ट ब्रुक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से देख लेते हैं। रूपर्ट ब्रुक 1887 टू 1915। रूपर्ट ब्रुक जी का जन्म 1887 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ। यानी मुश्किल से ये 28 वर्ष ही जीवित रह पाए, यानी नौजवान की अवस्था में ही मर गए। वॉज बर्न इन द वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। एकेडमिक का मतलब होता है पढ़ा लिखा शिक्षित। तो इनका जन्म एक अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार में हुआ। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। इनके पिताजी रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे, यानी कि उसके मालिक थे, उसके स्वामी थे। वेयर जहां से यानी रग्बी स्कूल से रूपर्ट वाज एडुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। जहां से रूपर्ट ब्रुक जी ने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाने से पहले पढ़ाई लिखाई किया था। यानी कहने का मतलब है कि रूपर्ट ब्रुक जी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाने से पहले अपने पिताजी के ही स्कूल में पढ़ाई लिखाई किए थे। डब्ल्यू बी येट्स द फेमस पोएट। डब्ल्यू बी येट्स एक मशहूर कवि हैं, डिस्क्राइब्ड, जिन्होंने वर्णन किया है हिम रूपर्ट ब्रुक के बारे में। तो डब्ल्यू बी येट्स एक मशहूर कवि जिन्होंने रूपर्ट ब्रुक के बारे में वर्णन किया है। तो क्या वर्णन किया है देखते हैं। एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के एक बहुत ही हैंडसम नौजवान व्यक्ति के रूप में। तो डब्ल्यू बी येट्स जी ने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड के एक बहुत ही हैंडसम नौजवान व्यक्ति के रूप में वर्णन किए हैं। ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल। उन्होंने एक सांकेतिक पात्र के रूप में कल्पित किया है, कल्पना किया है। किसने? डब्ल्यू बी येट्स जी ने। डब्ल्यू बी येट्स जी ने रूपर्ट ब्रुक को एक सांकेतिक पात्र के रूप में कल्पना किया है, दैट की जो eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior, जो धीरे धीरे एक नौजवान और एक सुंदर योद्धा के रूप में बदल गए। यानी रूपर्ट ब्रुक धीरे धीरे एक नौजवान एक सुंदर योद्धा के रूप में बदल गए। इस बात को डब्ल्यू बी येट्स जी ने कहा है, जो कि एक बहुत ही फेमस कवि रह चुके हैं। He died of septicemia on April 23rd, 1915। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को सेप्टिकेमिया के वजह से हो जाती है। उनकी मतलब रूपर्ट ब्रुक की। सेप्टिकेमिया ब्लड में जहर फैल जाने को कहते हैं। किसी कीड़े या किसी जानवर को काटने से यदि हमारे ब्लड में जहर फैल जाए तो उसी को बोलते हैं सेप्टिकेमिया। तो सेप्टिकेमिया के वजह से रूपर्ट ब्रुक जी की मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को हो गई। कहाँ पे हुई? ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनोस इन द अगेन ऑन हिज वे टू बैटल एट गैभिपोली। गैभिपोली के युद्ध से लौटते समय एगेन नामक सागर में लेमोन्स नामक एक भूभाग्य है, जिसको बोलते हैं टापू। उसी टापू पर किसी कीड़े मकोड़े के काटने से उनके ब्लड में जहर फैल गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को हो गई। ब्रुक इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट। ब्रुक जी को यानी रूपर्ट ब्रुक जी को एक वार पोएट यानी युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाएगा रूपर्ट ब्रुक जी किस प्रकार के कवि हैं? तो यह एक वार पोएट है। हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में ही उन्होंने देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया है। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologist। यहाँ पे कहा गया कि his reputation chiefly rests on 5 war sonnet।
सोनेट का मतलब होता है वह कविता जिसमें टोटल लाइनों की संख्या 14 हो, यानी 14 लाइनों वाली कविता को बोलते हैं सोनेट। तो हर रेपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 वार सोनेट। उन्होंने प्रमुख 5 युद्ध सोनेट यानी वार सोनेट लिखा, जिसमें से द सोल्जर निसंदेह सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, और यह बहुत ही पद्यात्मक रूप से लिखा गया है। तो चलिए आते हैं अब पोएम पे। द सोल्जर। कवि अपने इस कविता में अपने आप को इंग्लैंड का एक धूल के रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इंग्लैंड का एक धूल हूं, और वे कहते हैं कि किसी भी युद्ध में, वर्ल्ड के किसी भी धरती पर यदि मैं मारा जाऊं, किसी भी कोने में मारा जाऊं, तो समझ लेना कि वह धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड की है। अपने इंग्लैंड की धरती के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए इन्होंने कहा है कि इस शरीर को, यानी अपने आप को धूल बताया है, और कहते हैं कि इस धूल को इंग्लैंड की धरती ने ही जन्म दिया है, इंग्लैंड की धरती ने ही इसे आकार दिया है, इंग्लैंड की धरती ने ही इसे जानकारियां दिया है, और इंग्लैंड की धरती ने ही इसे सांस लेने के लिए हवाएं दी। तो इन्हीं बातों को कवि अपने कविता में किस तरीके से शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो देखते हैं। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। यदि मैं मारा जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। अपने देश के देशवासियों से कहते हैं, यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। क्या सोचना? दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। यदि किसी भी देश की धरती पर किसी कोने में मैं मारा जाऊं तो वह धरती हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसल्ड। उस समृद्ध धरती में यह समृद्ध धूल मिल जाएगा। यह समृद्ध धूल मतलब अपने आप को धूल बताते हैं, कहते हैं कि जहां पर भी मैं मरूं तो वह धरती समृद्ध है, और उसी समृद्ध धरती में और यह समृद्ध धूल मिल जाएगा। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर। यह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। यह धूल का मतलब धूल नहीं, यह धूल का मतलब यह जो मेरा बॉडी है, अपने आप को कभी डस्ट कहते हैं, धूल कहते हैं। यह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप्ड, जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया। मेड अवेयर, जिसे इंग्लैंड ने ज्ञान दिया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और जिसे इंग्लैंड ने प्रेम करने के लिए फूल दिया। हार्वेस्ट टू रोम, और भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, जिसे इंग्लैंड ने रास्ता दिया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यह जो बॉडी है इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश ईयर, जिसने इंग्लैंड के हवाओं में सांसें लिया। तो ये कवि अपने मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए, मातृत्व को दर्शाते हुए ये बातें कहते हैं कि यह जो धूल है, अपने आप को धूल बताते हुए कहते हैं कि यह जो धूल है जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, आकार भी इंग्लैंड में दिया है, जानकारियां भी इंग्लैंड ने ही दिया है, प्रेम करने के लिए फूल भी इंग्लैंड ने दिया है, चलने के लिए रास्ते भी इंग्लैंड ने दिया, और यहाँ तक कि इंग्लैंड की हवाओं में मैंने सांसें लिया है। इतना ही नहीं, कवि और कुछ कहते हैं, देखते हैं। washed by the rivers, blessed by sons of home। इसे यहीं के नदियों ने नहलाया, और इतना ही नहीं, इसे यहीं के सूरज ने आशीर्वाद दिया। तो सूरज हर देश का अलग अलग नहीं होता है। तो कवि के कहने का मतलब है कि इंग्लैंड के सूरज ने अपनी मातृत्व की भावना को बतलाते हुए कहते हैं कि यहाँ के नदियों ने इसे नहलाया और यहाँ के सूरज ने इसे आशीर्वाद दिया। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल विल सेड अवे, और जब मैं मारा जाऊं तो मेरे बारे में और सोचना। क्या सोचना? तो दिस हर्ट, इस दिल में, ऑल विल सेड अवे, इस दिल में जितनी भी बुराइयां हैं वह समाप्त हो चुकी हैं। मेरे मरने के बाद मेरे बारे में और सोचना कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वह अब समाप्त हो चुकी हैं। ए पल्स इन द एटर्नल माइंड्स नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। पल्स मीन्स होता है धड़कन,
इटरनल माइंड मीन्स शाश्वत दिमाग। इस शाश्वत दिमाग में धड़कते रहेगा। क्या धड़केगा जी? तो गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। इंग्लैंड ने जो कुछ भी विचारे, जो कुछ भी थॉट्स, जो कुछ भी मंतव्य, जो कुछ भी विचार इस दिमाग को दिया है, वे विचारे इस दिमाग में हमेशा धड़कती रहेगी। नो लेस, कभी भूलेगी नहीं, कभी समाप्त नहीं होगी। हमेशा इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचारों को यह दिमाग मरने के बाद भी याद करते रहेगा। क्या याद करेगा जी? तो हर साइट्स, साउंड्स, ड्रीम्स, हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। कवि कहते हैं कि इंग्लैंड के जो साइट्स हैं, जो दृश्य हैं, जो साउंड्स, जो आवाजें हैं, जो सपने हैं, जो रोज के खुशी की तरह जो सपने हैं, और जो हंसी है, और जो दोस्तों के याद हैं, और जो नेक हैं, इन सारी बातों को मरने के बाद भी यह दिमाग हमेशा याद करते रहेगा। कहाँ पे याद करेगा? इन हार्ट एट पीस, दिल की, इन हार्ट, दिल में, एट पीस, शांत होकर के, अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड के स्वर्ग में यह दिल शांत होकर के अपने दिल में इन सारी बातों को हमेशा याद करते रहेगा। तो कवि ने साफ तरीके से अपने देश इंग्लैंड के प्रति मातृत्व की भावना को दर्शाते हुए कहा है कि यह जो शरीर है, इस शरीर का निर्माण इंग्लैंड ने किया है, इसे आकार भी इंग्लैंड ने दिया है, सांसें लेने के लिए हवाएं भी इंग्लैंड ने दिया है, और इंग्लैंड के दृश्य, आवाज, सपने और यहाँ की हंसियों को और यहाँ के दोस्तों को मैं कहीं भूलने वाला नहीं हूँ। मैं इन सारी बातों को हमेशा याद करते रहूंगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके द्वारा किया गया यह कर्तव्य मेरे हौसले को बढ़ाता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।